मेरे पापा जब भी खाना लेकर फूफो के कमरे में जाते तो घंटों बाद बाहर आते और पसीना पसीना होते। उनकी हालत खराब होती। मैं हैरान हो जाता कि पापा रोज खुद ही खाना देने क्यों जाते हैं और किसी को जाने क्यों नहीं देते। एक दिन राज जानने के लिए मैं चुपके से फूफो के कमरे में छुप गया और फिर जो कुछ मैंने देखा मेरे तो होश उड़ गए, क्योंकि अब्बू तो खाना देने के बहाने फूफो के साथ हर रोज। मेरा नाम नोमान है। कुछ दिनों से मैं अपने पापा की हरकतों को नोटिस कर रहा था। देख रहा था कि वो बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। वो घर में भी अपनी फैमिली को बहुत कम टाइम देते थे, ढंग से खाना भी नहीं खा रहे थे। अपने पापा की इतनी अजीब हरकतों पर मेरी कड़ी नजर थी और मैं उनकी हर एक बात को नोटिस कर रहा था। मेरे पापा गांव के जिम्मेदार थे। गांव के लोग मेरे पापा की बहुत इज्जत करते थे। पापा दोपहर को खाना खाने के लिए घर से निकल जाते और रात को भी देर से ही घर आते थे। मैं तो शहर में पढ़ाई कर रहा था और 2 महीने की छुट्टियों पर अपने गांव आया हुआ था। देर रात तक जब पापा घर में आते थे तो मैं सो चुका होता था। अगर गलती से पापा घर आ भी जाते थे तो बार बार उनके नंबर पर ना जाने किसकी कॉल्स आती रहती थी और इसी तरह मोबाइल की आवाज सुनते सुनते पापा घर से बाहर निकल जाते थे। फिर रात को देर से वो घर आते थे। माँ से तो उनकी बातचीत बहुत ही कम होती थी। माँ और मैं उनके इस तरह बदलने पर हैरान और परेशान थे। कुछ तो था जो बुरी तरह से खटक रहा था, लेकिन क्या, यह हम दोनों की भी समझ से बाहर था। घर के अफराद में तो उनकी दिलचस्पी ना होने के बराबर ही रह गई थी। उनकी लापरवाही को देखते हुए माँ ने भी उनसे बातचीत करना कम कर दी थी। मैंने दिल में ठान लिया था कि जो भी हो मैं अपने पापा के इस तरह एकदम से बदलने की वजह जानकर ही रहूंगा। एक दिन मैंने माँ से कहा कि मैं जमीनों पर जा रहा हूँ। माँ ने मुझे जल्दी से पापा का टिफिन तैयार करके दिया और कहा, ये अपने पापा को दे देना ताकि मैं जमीनों पर जाऊं और अगर मुझे पापा मिल जाएं तो मैं उनको ये टिफिन दे दूं। मेरे पास टिफिन देने का बहाना बहुत अच्छा था। इस मौके की तो न जाने मैं कब से तलाश में था। मैं टिफिन लेकर पापा की सच्चाई के बारे में जानने के लिए घर से निकल गया था। मैं हमारी जमीनों पर चला गया था जहां पर गांव के सारे ही बड़े लोग बैठते थे। उस जगह जाकर मैं खड़ा हो गया था। मुझे पता था कि पापा हर रोज यहीं पर बैठते हैं, इसीलिए मैं आसानी से उनके पास पहुंच गया था। मैं जब पंचायत में बैठे हुए लोगों के पास गया तो वो लोग मुझे देखकर चौंक गए थे। मैंने उनसे पापा के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि चौधरी साहब तो आज यहाँ आए ही नहीं हैं। फिर किसी ने मुझे बताया कि उन्हें हमने छोटी हवेली के पास जाते हुए देखा था। मैं हैरान रह गया था कि छोटी हवेली में पापा का क्या काम है। छोटी हवेली पर तो कोई जाता भी नहीं है, क्योंकि वो तो हमेशा खाली ही पड़ी रहती है। शहर से अगर कुछ मेहमान हमारे गांव रुकने के लिए आते हैं तो वो लोग छोटी हवेली में ही ठहरते हैं। मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं पापा को छोटी हवेली में देखने के लिए चला जाता हूँ। मैं जब वहां गया तो मुझे बाहर ही चौकीदार बैठा हुआ नजर आया था। मैंने उससे जब पापा के बारे में पूछा तो उसने मुझे साफ इनकार कर दिया था कि वो तो यहाँ पर आए ही नहीं है, क्योंकि मुझे चौकीदार के चेहरे से साफ लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। उसके चेहरे का रंग सफेद हो गया था और उसका चेहरा फक पड़ गया था। मैंने चौकीदार से पूछा, बताओ ना, क्या चौधरी साहब हवेली के अंदर गए हैं? तो वो फिर से वही बात दोहराने लगा, नहीं मालिक, बड़ी हवेली के अंदर नहीं है। मैंने हैरान होकर कहा, अगर पापा यहाँ पर भी नहीं है तो फिर वो कहाँ गए? क्योंकि वो तो जमीनों पर गए हुए थे या फिर हवेली पर ही कुछ वक्त गुजारने के लिए आ जाते थे। जवाब में चौकीदार ने कहा कि छोटे मालिक आप चले जाओ, अगर बड़े मालिक आ जाएंगे तो मैं आपको खबर दे दूंगा। अब तो वो यहाँ पर नहीं है। मैं ना चाहते हुए भी चौकीदार की बात मानने के लिए तैयार हो गया था। इसी उलझन से मैं पीछे की तरफ पलटा ही था कि मेरे कानों में हवेली के अंदर से किसी औरत की चिल्लाने की आवाज आई थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मैं हवेली के अंदर जाने लगा था कि चौकीदार ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया और वो कहने लगा, छोटे मालिक आप जाते क्यों नहीं हो? मैंने कहा, हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे देखना है कि अंदर कौन है, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। चौकीदार फिर भी मेरी बात को नहीं सुन रहा था। फिर मैंने उसे धक्का दे दिया और मैं हवेली के अंदर भागकर चला गया था। चौकीदार भी भागते हुए मेरे पीछे ही आया था। इससे पहले वो मुझे रोकता, मैं हवेली के ऊपर वाले पोर्शन की तरफ भागने लगा था, क्योंकि चिल्लाने की आवाज ऊपर की तरफ से ही आ रही थी। मैं कमरे के अंदर चला गया, लेकिन कमरे के अंदर जाते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी और मेरे होशो आवाज ने काम करना बंद कर दिया था। मैंने फटी फटी आंखों से सामने की तरफ देखा तो सामने का नजारा मुझे परेशान करने के लिए काफी था। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं पापा को कभी इस हाल में भी देखूंगा। मुझे अपने पापा से नफरत होने लगी थी, क्योंकि ये आदमी बाप कहलाने के लायक ही नहीं था।
मैं इस मामूली से गांव में पैदा हुआ था। मैं अपने पापा का इकलौता और लाडला बेटा था। मेरे पापा ने कभी मुझसे ऊंची आवाज तक में बात नहीं की थी। मेरे दो चचा भी थे, वो भी जमींदार थे। हम लोगों की गांव में बहुत इज्जत थी और हमारी बहुत सी हवेलियां भी थी। हम बहुत ज्यादा अमीर थे, हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मैं वकील बनना चाहता था, इसीलिए पापा ने मुझे शहर पढ़ने के लिए भेज दिया था। मैं यहाँ पर 2 महीने की छुट्टियों पर आया हुआ था। मेरी जिंदगी मेरे हिसाब से गुजर रही थी। मेरा कोई बहन भाई नहीं था। मैं चाहता था कि मेरा कोई बहन या भाई हो। मामा पापा मुझे प्यार करते थे, लेकिन उनके अलावा भी मुझसे घर में प्यार करने वाली मेरी फूफो थी, जो कि मुझसे बहुत प्यार करती थी। वो 3 भाइयों की इकलौती बहन थी। उनके 3 भाइयों ने उनसे बहुत प्यार किया था। मेरी फूफो जी भी अमेरिका में पढ़ी लिखी थी। पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद मामा पापा उनके लिए रिश्ता देख रहे थे, क्योंकि मेरे पापा सब भाइयों में सबसे बड़े थे। इसीलिए उन्होंने अपने छोटे बहन भाइयों का ख्याल माँ बाप की तरह रखा था। दोनों चचा की शादी हो चुकी थी और दोनों ही अपने अलग अलग घर में रह रहे थे। ये घर सिर्फ हमारा था। इसमें पापा मामा मैं और फूफो हमारे साथ रहती थी। जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। फूफो की पढ़ाई मुकम्मल हो गई थी। एक दिन फूफो मुझसे मिलने के लिए शहर मेरे कॉलेज आ गई थी। उन्हें देखते ही मैं हैरान रह गया था। मेरी बुआ बहुत खूबसूरत थी। उनकी उम्र 35 साल हो चुकी थी, लेकिन उनकी उम्र को कोई नहीं कह सकता था कि वो 35 साल की हैं। पढ़ाई की वजह से उन्होंने अभी तक शादी नहीं की थी, क्योंकि वो पढ़ना लिखना चाहती थी। हमारे गांव में लड़कियों को ज्यादा पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं दी जाती थी, लेकिन पापा ने फुप्पो की हर ख्वाहिश को पूरा किया था। फुप्पो काफ़ी काफ़ी दिन तक मेरे फ्लैट में मेरे साथ रहकर जाती थी। फुप्पो की जब पढ़ाई मुकम्मल हो गई तो फिर वो परमानेंट गांव में ही रहने लगी थी। अब तो मैं भी गांव ही आया हुआ था। मुझे यहाँ पर आए हुए 2 दिन गुजरे थे कि पापा ने कहा कि गांव से कुछ लोग फुप्पो का रिश्ता लेकर आ रहे हैं। फुप्पो को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। उन्होंने पापा को बता दिया था कि वो किसी और को पसंद करते हैं। पसंद ही नहीं करती, बल्कि उससे शादी भी कर चुकी हैं। ये बात सुनकर तो हम लोगों के होश उड़ गए थे। फुप्पो ने गांव में ही रहने वाले सुहेल से शादी कर ली थी, जो कि पिछले दिनों फुप्पो के साथ ही पढ़ लिख कर आया था। उन दोनों ने एक दूसरे को अपने कॉलेज में ही पसंद कर लिया था। उसके बाद उन दोनों की बातचीत शुरू हो गई थी। ना जाने एक दिन उन लोगों के दिमाग में क्या हुआ ना जाने एक दिन उन लोगों के दिमाग को क्या हुआ कि उन दोनों ने सबसे छुपकर कोर्ट मैरिज कर ली थी। इस बात पर काफी हंगामा हुआ था। सुहेल अंकल भी हमारे घर पर आ गए थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि पापा फुप्पो की शादी कहीं और करवाना चाहते हैं। मेरे पापा को इस बात पर कोई खास एतराज नहीं हुआ था, लेकिन मैंने देखा था कि वो थोड़ी देर के लिए सुहेल के चेहरे पर से नजरें नहीं हटा सके थे। ना जाने क्यों वो उनको इतनी घूर घूर कर देख रहे थे। हम लोगों को तो कुछ समझ ही नहीं आया था। पापा ने कभी फुप्पो की आंखों में आंसू नहीं दिए थे, इसलिए उनकी इस गलती को पापा ने बड़ी आसानी से माफ कर दिया था। हालांकि मेरे चचा चची ने इस बात पर बहुत हंगामा किया था। पापा ने उन लोगों को भी खामोश करवा दिया था। फुप्पो अब रुखसत होकर अपने ससुराल चली गई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद वो घर पर वापस आ गई थी। उनका कहना था कि उनका इस घर में हिस्सा है, उनका जितना भी हिस्सा है उनको दे दिया जाए। ये बात सुनकर पापा को बहुत अफसोस हुआ था। फुप्पो ने कहा कि ऐसा मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं यहीं पर इस घर में रहना चाहती हूँ। मेरी फुप्पो ने पापा से कहा कि उनका इनके ससुराल में दिल नहीं लगता, इसलिए वो हमारे घर में अपने हिस्से की जगह पर रहना चाहती हैं। ये बात सुनकर मेरे पापा को गुस्सा भी आया था, मगर कानूनी तौर पर इस घर में फुप्पो का भी बराबर हिस्सा था, इसीलिए उन्होंने फुप्पो को घर में रहने से रोक टोक नहीं की। सुहेल अंकल बहुत अच्छे इंसान थे। वो तो हमेशा बुआ की हाँ में हाँ मिला दिया करते थे और उनसे बहुत प्यार करते थे। सुहेल अंकल ने बहुत जल्द हमारे घर के फैमिली मेंबर्स के दिल में अपनी जगह बना ली थी। सभी लोगों को सुहेल अंकल बहुत पसंद आए थे और उनका रवैया भी, उनका काम बहुत अच्छा था। फुप्पो हमारे घर में सिर्फ इसीलिए रहने के लिए आ गई थी क्योंकि उनके ससुराल में उनका दिल नहीं लग रहा था। हालांकि उनके शौहर के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो फुप्पो को हर तरीके से खुश रखने की कोशिश कर रहे थे। उन दोनों के बीच बहुत ही गहरी मोहब्बत थी। अब फुप्पो अपने शौहर के साथ हमारे ही घर में शिफ्ट हो गई थी। मैंने महसूस किया था कि पापा का रवैया सुहेल अंकल के साथ बहुत ही गुस्से भरा था, जबकि बाकी दोनों चचा और चाचियां और साथ ही साथ उनके बच्चे भी सुहेल अंकल से बहुत मुतासिर हुए थे। हालांकि मैं भी उनसे काफ़ी इम्प्रेस था, क्योंकि वो बहुत अच्छे थे। मेरी मामा भी सुहेल अंकल से काफ़ी खुश रहती थी, क्योंकि उन्होंने मेरी माँ को अपनी बहन बना लिया था। मुझे तो बस ये बात समझ नहीं आती थी कि मेरे पापा को सुहेल अंकल को एक्सेप्ट करने में क्या मसला था, जबकि उनके सारे घर वाले सुहेल अंकल को एक्सेप्ट कर चुके थे। और जब फुप्पो हमारे घर शादी करके आई थी, उन्होंने बताया था कि उन्होंने सुहेल अंकल से शादी कर ली है। उस वक्त तो मेरे पापा को कोई मसला नहीं था।
उन्होंने सब लोगों के सामने ऐसे किया था जैसे उन्हें इस रिश्ते से कोई इतराज ही ना हो। सुहेल अंकल ने अपने अच्छे से अपने ससुराल वालों के दिल में जगह बना ली थी। इधर फुप्पो भी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत से बहुत खुश थी। शुरू के कुछ दिन तो हमारे घर में अच्छे गुजरे थे। मैंने नोटिस किया था कि फुप्पो के सामने तो पापा सुहेल अंकल के साथ बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं और उनके पीछे सुहेल अंकल की बातों ही बातों में खूब इंसल्ट करते हैं। सुहेल अंकल इतने अच्छे इंसान थे कि उन्होंने इस बात के बारे में अभी तक अपनी बीवी से कोई बात नहीं की थी। मैं तो इस बात से परेशान भी हुआ था कि उन दोनों की लव मैरिज के बीच सबसे ज्यादा बोझ मुझे सुहेल अंकल पर ही लग रहा है, क्योंकि उन्होंने फुप्पो की खुशी की खातिर अपने खानदान वालों से भी अलग रहने की ठान ली थी। कभी वो अपनी फैमिली वालों को मनाते हैं तो कभी पापा का मूड उनसे खराब हो जाता है। पापा ने सुहेल अंकल पर काफी सारी पाबंदियां लगानी शुरू कर दी थी। वो जहाँ पर नौकरी करते थे, पापा ने कहा था कि मुझे तुम्हारी जगह नौकरी करना बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्होंने गांव के एक सरकारी स्कूल में सुहेल अंकल को जॉब दिलवा दी थी। हालांकि वो गांव के ही एक बैंक में नौकरी करते थे। हर बात पर उन्हें झिड़क कर रख दिया करते थे और बेचारे सुहेल अंकल फुप्पो को इस बारे में कुछ भी नहीं बताते थे। वो यही कहते थे कि वो उनके साथ शादी करके बहुत खुश हैं। सुहेल अंकल पापा की हर बात को खामोशी से बर्दाश्त करते थे। अंकल को कभी भी पापा पर गुस्सा नहीं आया था। वो अपनी इंसल्ट भी बर्दाश्त करते रहते थे। सुहेल अंकल को देखकर मुझे लगता था कि उनकी परवरिश अच्छी तरह से की गई है। पापा ने मुझे सुहेल अंकल से बात करने के लिए भी मना किया था। वो कहते थे कि इससे ज्यादा करीब होने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारी फुप्पो का शोहर जरूर है, मगर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसको सिर्फ मैंने तुम्हारी फुप्पो की खातिर ही एक्सेप्ट किया है। पापा की इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया था। मुझे तो पहले दिन से ही सुहेल अंकल बहुत पसंद आए थे। पापा पता नहीं क्यों ऐसी बातें किया करते थे, लेकिन मैं ये बात समझ गया था कि फुप्पो के सामने पापा सुहेल अंकल के साथ अच्छे बिहेवियर का नाटक सिर्फ इसीलिए करते थे कि कहीं बुआ को बुरा ना लग जाए। पता नहीं पापा को सुहेल अंकल से क्या प्रॉब्लम थी। वो जब भी हमारे घर में होते, पापा का मूड खराब हो जाता था और उनके पीठ पीछे वो उन्हें खूब बुरा भला कहते थे। उनके इस तरह करते रहने ने मुझे बहुत परेशानी में डाल दिया था। फुप्पो हामला हो गई थी। इस खुशी से हमारे घर में रौनक आ गई थी, लेकिन पापा को इस बात पर बहुत गुस्सा आया था। मैंने इस बारे में अभी तक फुप्पो को कुछ नहीं बताया था कि वो सुहेल अंकल से नफरत करते हैं, क्योंकि मैं अपनी फुप्पो के हंसते खेलते हुए चेहरे को मुरझाया हुआ नहीं देख सकता था। मगर इस सब में सुहेल अंकल बहुत ज्यादा खुश रहने लगे थे, जिसको देखते हुए मैं सुहेल अंकल से पापा के पीछे थोड़ी बहुत बातें कर लिया करता था। सुहेल अंकल भी मेरे साथ बहुत खुश रहने लगे थे। अंकल शायद पापा की बताई गई नौकरी से खुश नहीं थे। अब जबकि फुप्पो को भी इस बात से कोई इतराज नहीं था, इसीलिए अंकल को पापा और फुप्पो की हर बात को एक्सेप्ट करना पड़ा था। सुहेल कुछ भी करते, पापा उनसे खुश ही नहीं होते थे। और तो और उन्हें उनका हमारे घर में रहना भी बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन सुहेल अंकल तो हमारे घर में ही रह रहे थे। पापा के लाख मना करने के बावजूद भी वो अपने घर नहीं गए थे। लेकिन मुझे सुहेल अंकल का ये अंदाज बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मैंने अभी तक अंकल के अंदर कोई भी बुराई नहीं देखी थी। इसीलिए मैं खुश था कि मेरी फुप्पो को सुहेल अंकल जैसा हम सफर मिला है। मगर पापा तो किसी न किसी तरह सुहेल अंकल और फुप्पो को हमारे घर से निकाल देना चाहते थे। लेकिन गुजरते हुए वक्त के साथ मैंने देखा था कि अब तो सुहेल अंकल भी पापा की इन हरकतों से तंग आकर उन्हें पलटकर जवाब देने लगे थे। अब तो मैंने उन दोनों के बीच और कुछ महसूस करना शुरू कर दिया था। मुझे पापा के सुहेल अंकल से नफरत की वजह अब तक समझ नहीं आई थी, लेकिन पापा का इस तरह से उनके पीछे पड़ जाना, उनकी जिंदगी को तंग कर देना और बेवजह उनको परेशान करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता था। मैं कभी कभी सोचता था कि मुझे इस बारे में फुप्पो से बात करनी चाहिए, लेकिन फिर मैं कुछ सोचकर पीछे हट जाता था। हमारे घर में कोई भी मेरे पापा के खिलाफ नहीं जा सकता था। बस यही सब सोचते हुए मैं कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकता था। एक दिन मैंने देखा कि छत पर पापा और सुहेल अंकल आपस में बैठे हुए बातें कर रहे थे। मैं छत पर ही जा रहा था, लेकिन छत पर जाने से पहले उन दोनों की बातें सुनकर मैं सीढ़ियों पर ही रुक गया था। मुझे उन लोगों को देखकर ये लगा कि ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने होने से पहले भी एक दूसरे को जानते हैं। ये बात मेरे लिए बहुत हैरान कर देने वाली थी। सुहेल अंकल तो बचपन से ही शहर में पढ़े लिखे थे। उनके वालिद ने उन्हें बचपन में ही शहर पढ़ने के लिए भेज दिया था और फुप्पो के साथ वो शहर से ही शादी करके यहाँ आए थे। उसके बाद उन्होंने यहाँ गांव में नौकरी करना शुरू कर दिया। ये बात मेरे लिए बहुत हैरान कर देने वाली थी। घर में सुहेल अंकल जो सबके साथ बहुत अच्छा था, वो भी अब धीरे धीरे बदलने लगा था, जिस पर हम लोग बहुत परेशान थे। यहाँ तक कि सुहेल अंकल का रवैया फुप्पो के साथ भी गुस्से भरा रहने लगा था। जो इंसान अपनी मोहब्बत की खातिर अपनी बीवी से इतना प्यार करता था, आज वो अपनी बीवी से ढंग से बात तक नहीं करता था। मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब लगा
लग रहा था और अब धीरे धीरे लगने लगा था कि पापा शायद इसी वजह से सुहेल अंकल को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। फुप्पो भी बेचारी सुहेल अंकल के इस रवैये से दिन ब दिन घुलती चली जा रही थी। हालांकि उनके पेट में भी बच्चा था। एक दिन फुप्पो मुझे अपनी जिंदगी की कहानी बताकर बहुत रो रही थी। मैंने उनको तसल्ली दी। उन्होंने मुझे बताया था कि मैं सुहेल से बहुत प्यार करती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन सुहेल मेरे साथ ऐसा भी करने लगेगा। उसकी खातिर मैंने क्या नहीं किया। मैंने फुप्पो को तसल्ली दी और उन्हें समझाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप फिक्र ना करो। अब तो सुहेल अंकल फुप्पो से मिलने के लिए यहाँ पर भी नहीं आ रहे थे। अब तो वो ज्यादातर अपनी फैमिली के पास ही रहने लगे थे। फुप्पो प्रेगनेंसी के दिनों में और सुहेल अंकल की इस तरह से दूरी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। ऐसा करने की वजह से उनका रवैया अब चिड़चिड़ा सा हो गया था। मैं सोच रहा था कि मुझे सुहेल अंकल से इस बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन काफी दिन हो गए थे, वो तो हमारे घर पर ही नहीं आ रहे थे। लेकिन उस दौरान पापा का रवैया सबके साथ बहुत अच्छा था। पापा अब घर में खुशी खुशी रहने लगे थे। और तो और फुप्पो जब उनके सामने रोने बैठ जाती तो पापा उन्हें समझाते थे कि मैं तो कहता हूँ अपने इस बच्चे को भी खत्म कर दो और उस घटिया इंसान से अपनी जान छुड़ा लो। लेकिन जब बच्चा खत्म करने की बात आई तो फुप्पो और जोर से चिल्लाती थी और कहती थी कि ये मेरा और सुहेल का बच्चा है, मैं इसे कभी खत्म नहीं कर सकती। मैं समझ गया था कि पापा चाहते हैं कि फुप्पो इस बच्चे को खत्म कर दे और फिर पापा सुहेल अंकल से उन्हें तलाक दिलवाकर अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि पापा तो सुहेल अंकल को पहले से ही पसंद नहीं करते थे। मैं सुहेल अंकल की तलाश में था। सुहेल अंकल मुझे कहीं नहीं मिल रहे थे। ना जाने अंकल कहाँ चले गए थे। मैं उनको देखने के लिए वहां भी गया जहां वो नौकरी करते थे। एक दिन रात के 2 बज रहे थे। अचानक मेरे एक दोस्त की शहर से कॉल आ गई। मैं उससे बात कर रहा था और बात करते करते मैं छत पर चला गया, क्योंकि छत पर बहुत अच्छी हवा चल रही थी। मैं काफ़ी देर तक छत पर बैठकर अपने फ्रेंड से बात करता रहा। मैंने नोटिस किया कि रात के उस टाइम पर पापा घर का दरवाज़ा खोलकर कहीं जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे थे। पापा को देखकर मैं हैरान रह गया। मैंने जल्दी से कॉल कट की और पापा का पीछा करने के लिए चला गया कि आखिर इतनी रात को वो कहाँ जा रहे हैं। इतनी रात को उन्हें घर से निकलने का ऐसा क्या अर्जेंट काम पड़ गया। मैंने देखा कि पापा कच्ची सड़क रास्ते पर जा रहे थे। ये रास्ता तो जंगल की ओर जाता था। पापा सड़क के किनारे की तरफ को रुक गए थे। मैं भी उनका पीछा कर रहा था और दबे दबे कदम चल रहा था कि कहीं पापा को शक ना हो जाए कि मैं उनका पीछा कर रहा हूँ। पापा रुक गए थे और फिर उन्होंने अपने कुर्ते की जेब से मोबाइल निकाला और उन्होंने किसी का नंबर डायल किया था। वो कॉल पर बात करके कह रहे थे कि आ जाओ, मैं यहाँ पर खड़ा हुआ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं चौंक गया था कि आखिर पापा से कौन मिलने के लिए आ रहा है। लगभग 15 मिनट के इंतजार के बाद वो इंसान पापा से मिलने के लिए आ गया था। लेकिन ये देखकर मैं हैरान रह गया था कि 2 हफ्तों से जो इंसान गायब था वो पापा से मिलने के लिए आ गया था, और ये कोई और नहीं बल्कि सुहेल अंकल थे। पापा और सुहेल अंकल मुझसे काफी दूरी पर खड़े हुए थे, इसलिए मुझे उनकी ज्यादा कोई बात साफ साफ सुनाई नहीं दे रही थी। वो दोनों किसी बात पर बहस कर रहे थे। सिर्फ इतना सुना था कि पापा सुहेल अंकल से कह रहे थे कि तुम बहुत बिगड़े हुए इंसान हो, तुम मेरी बहन की जिंदगी से चले जाओ। पापा ने तेज आवाज से कहा था। जवाब में सुहेल अंकल भी पापा पर चिल्लाए थे। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ आपकी बहन की खातिर ही आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, वरना आज तक मैं किसी के आगे नहीं झुका हूँ। सुहेल अंकल ने कहा कि आप कितने शरीफ हो ये तो मैं भी जानता हूँ। बेहतर होगा कि आप मुझे मुंह खोलने पर मजबूर मत करो, वरना दोनों का नुकसान हो जाएगा। पापा बोले, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम देख लेना। पापा ने बहुत गुस्से में आकर सुहेल अंकल से ये बात कही थी। उसके बाद पापा पलटकर वापस आने के लिए मुड़ गए थे। मैं जल्दी से पेड़ की आड़ में छुप गया था ताकि वो मुझे देख ना सके। उनकी बातों ने मुझे और ज्यादा कंफ्यूज कर दिया था। मुझे सुहेल अंकल के बोलने के अंदाज पर बहुत हैरत हुई थी। मैंने उन्हें कभी पापा से इस तरह से बात करते हुए नहीं देखा था। आज पहली बार उनको इस तरह से बात करते हुए देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी तक उन्होंने पापा की हर गलत बात को खामोशी से और मुस्कुराते हुए एक्सेप्ट किया था। शायद ऐसा इसलिए हो सकता है कि वो फुप्पो के सामने पापा के साथ अच्छा रहते हों। मैंने सोचा था कि मैं घर जाकर फुप्पो को इस बारे में सब कुछ बता दूंगा। मैं पापा के घर जाने से पहले ही घर चला गया था, लेकिन ये देखकर मैं हैरान रह गया कि घर की लाइट्स ऑन थी। फुप्पो की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। माँ उनके लिए परेशान हो रही थी। मैं जल्दी से फुप्पो को गोद में लेकर अस्पताल जाने वाला था कि थोड़ी देर बाद ही पापा भी घर पर आ गए। उन्होंने जब फुप्पो की ऐसी हालत देखी तो गाड़ी में बिठाकर उन्हें अस्पताल लेकर चले गए। हम लोग फुप्पो के लिए बहुत परेशान थे, क्योंकि हम सभी उनसे बहुत प्यार करते थे। फुप्पो की ऐसी हालत देखकर मैंने उनको इस बारे में कुछ भी ना बताने का फैसला कर लिया था।
मैं भी थोड़ी देर के बाद अस्पताल चला गया था। मैंने वहां जाकर पापा से कहा कि हमें सुहेल अंकल को फूफा की तबीयत के बारे में बता देना चाहिए। पापा को मेरी इस बात पर बहुत गुस्सा आ गया था और उन्होंने कहा कि तुम खामोश खड़े रहो, तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर फूफो का चेकअप कर रहे थे। 1 घंटा चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने आकर बताया कि फूफो अपने बच्चे को खो चुकी है। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया था। मेरी आंखों में आंसू भी आ गए थे। मैंने अभी भी पापा से कहा था कि हमें इस बारे में सुहेल अंकल को बता देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन पापा मुझसे लगातार मना किए जा रहे थे। मैंने खुद ही एक कोने में जाकर चुपके से सुहेल अंकल को कॉल लगाई, मगर उनका नंबर ऑफ जा रहा था। मैं बहुत परेशान था कि सुहेल अंकल को ऐसे वक्त पर फुप्पो के साथ होना चाहिए था। सुबह हो गई थी और जब फुप्पो को होश आया और उन्हें पता चला कि उनका बच्चा इस दुनिया में नहीं है, वो बहुत रो रही थी और बार बार सुहेल अंकल को याद कर रही थी। पापा को तो जैसे उनके रोने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। सभी लोग अस्पताल आ गए थे और फुप्पो के लिए बहुत परेशान थे। साथ ही साथ सुहेल अंकल को भी बुरा भला कह रहे थे कि ऐसे वक्त पर उन्हें फुप्पो के साथ होना चाहिए था। बड़े चचा चची तो कह रहे थे कि ऐसा लापरवाह इंसान हमने कहीं नहीं देखा, जिसको ना तो अपनी बीवी की फिक्र है और ना ही अपने होने वाले बच्चे की। मुझसे अब लोगों की बातें इस तरह से और ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं फौरन ही सुहेल अंकल के घर चला गया और वहां जाकर मैंने थोड़ा हंगामा भी किया था कि आप लोगों को कोई फिक्र है या नहीं। इधर मेरी फुप्पो बुरी हालत में है और ना ही सुहेल अंकल को कोई परवाह है। वो इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं अपनी बीवी और अपने बच्चे के लिए। मैंने कहा कि अगर सुहेल अंकल घर पे हैं तो उन्हें मेरे साथ अस्पताल भेज दीजिए, क्योंकि उनका बच्चा अभी इस दुनिया में नहीं रहा। फुप्पो की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। सुहेल अंकल की माँ ने मुझे बताया कि बेटा, वो तो कल रात से ही घर नहीं आया है। हालांकि कल रात तो सुहेल अंकल पापा से मिलने के लिए आए थे। अब तो वो सच कह रही थी या झूठ, पहले तो मुझे उनकी बात पर यकीन भी नहीं आ रहा था। मुझे लगा शायद वो अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए ये बात कह रही हैं कि उनका बेटा घर में नहीं है, पर मुझे उनके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। उन्हें देखकर लग रहा था कि उस बात का अफसोस तो उन्हें भी है कि उनका खून उनसे जुदा हो गया। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह पाया था और वापस अस्पताल आ गया था। हालांकि एक दो जगह रास्ते में भी सुहेल अंकल को ढूंढ कर आया था। सुहेल अंकल मुझे कहीं नहीं मिल रहे थे। 3 दिन बाद फुप्पो घर वापस आ गई थी। फुप्पो की तबीयत ठीक नहीं थी। वो बार बार सुहेल अंकल को याद कर रही थी और अपने बच्चे को भी याद करके बहुत रो रही थी। उनकी हालत अब दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी। हम लोगों से फुप्पो की ऐसी हालत देखी ही नहीं जा रही थी। मेरी कोशिशें लगातार यही थी कि मैं सुहेल अंकल को ढूंढ सकूं। सुहेल अंकल मुझे कहीं भी नहीं मिल रहे थे। अचानक एक दिन फुप्पो इन परेशान हालात से तंग आकर खुद को मारने की कोशिश कर रही थी। जब पापा ने फुप्पो से कहा कि तुम जिस इंसान के लिए पागल हो रही हो वो तुम्हें छोड़कर शहर भाग चुका है, और तुम्हें बता दूं कि उसने शहर में ही किसी लड़की से शादी भी कर ली है। ये बात सुनकर हम लोगों के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। फुप्पो का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया था। माँ ने फुप्पो को बहुत समझाया कि तुम्हारे भाई से ही कह रही हैं, जो इंसान तुम्हारे बच्चे के मरने पर भी नहीं आया वो इंसान बेवफा ही हो सकता है। सुहेल को तुम जितना अच्छा समझती थी वो उतना अच्छा नहीं है। उसने तुम्हारे साथ इसीलिए तो बोलचाल बंद कर दी थी कि ताकि वो तुम्हें छोड़कर चला जाए। अब देखा ना, वो तुम्हें छोड़कर चला गया। पापा कहने लगे कि मोहब्बत की शादी का यही नतीजा होता है। हम तुम्हारे लिए कुछ गलत नहीं सोचते, लेकिन तुमने तो हमें बिना बताए शादी कर ली थी। ये सब उसी का तो नतीजा है। अब तुम्हें यही करना चाहिए कि उस इंसान के लिए तुम्हें अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी चाहिए, बल्कि तुम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो और हम तुम्हारा रिश्ता दूसरी जगह तय कर देते हैं। वहाँ पर तुम खुशी खुशी शादी कर लो। पापा की बात सुनकर तो फुप्पो पागल सी हो गई थी। काफ़ी दिनों तक उनकी हालत ऐसी ही रही थी। मैं भी घर के इस माहौल की वजह से शहर नहीं जा पा रहा था, क्योंकि शहर जाकर मुझे पता था कि मैं और ज़्यादा परेशान हो जाऊंगा। मेरा ध्यान बार बार घर पर ही पड़ा रहेगा। इसलिए मैंने यहीं पर रुकने का फैसला कर लिया था। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि सुहेल अंकल के घर वाले हमारे घर आकर खूब हंगामा करने लगे थे। उन्होंने कहा कि हमारे बेटे को तुम लोगों ने कहाँ पर कैद किया है। उनका कहना था कि सुहेल काफ़ी दिनों से लापता है और वो घर पर भी नहीं आया है। उसका नंबर भी बंद जा रहा है। हमने उसको काफ़ी जगह तलाश कर लिया, लेकिन वो तो कहीं पर भी नहीं मिल रहा। पापा ने उन लोगों से कहा कि आपका बेटा तो यहाँ पर भी नहीं आया। वो लोग बहुत ज़्यादा हंगामा काट रहे थे, जिसकी आवाज़ फूफो को भी चली गई थी। पापा उस हंगामे को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं कंफ्यूज था कि पापा ने हम लोगों को तो ये बताया था कि सुहेल अंकल ने दूसरी शादी कर ली है शहर में जाकर, तो फिर वो ये बात उनकी फैमिली को क्यों नहीं बता रहे थे।
हंगामा काफी देर तक किसी तरह से चलता रहा। फिर उसके बाद वो लोग अपने घर चले गए थे। ना जाने पापा ने उनसे ऐसी क्या बात कही थी कि वो लोग खामोश होकर वहां से चले गए। ये सोच सोचकर मेरा दिमाग खराब हो गया था कि आखिर सुहेल अंकल कहाँ गए। उन दिनों पापा भी मुझे बहुत परेशान लग रहे थे। वो ठीक से घर में ना तो बैठ रहे थे और ना ही हम लोगों के साथ अच्छी तरह से बातचीत कर रहे थे। यहाँ तक कि वो ढंग से खाना भी नहीं खा रहे थे और आजकल तो वो हम लोगों के साथ और भी ज्यादा गुस्से से बात करने लगे थे। इधर सुहेल अंकल के घर वालों का अभी तक उनको पता नहीं चल पाया था। मुझे लगता था कि सुहेल अंकल ने शहर में जाकर कोई शादी वादी नहीं की है, बल्कि वो कहीं पर गुम हो गए हैं। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। अब जो करना था वो मुझे ही करना था। मैंने पापा पर कड़ी नजर रखने के बारे में सोच लिया था, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। यही वजह थी कि जब एक दिन मैं पापा का टिफिन उनको देने के बहाने जमीनों पर चला गया था। ये मौका मेरे लिए बहुत अच्छा था, ताकि मैं पापा का पीछा कर सकूं और देख सकूं कि वो हर रोज ज्यादातर टाइम कहाँ पर दे रहे थे। मैं जब जमीनों पर लोगों के पास गया तो उन्होंने मुझे बताया कि आज तो तुम्हारे पापा जमीनों पर आए ही नहीं हैं। मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गया था, जबकि सुबह ही तो वो घर से जमीनों के बारे में कहकर निकले थे। फिर एक आदमी ने बताया कि पापा को उसने छोटी हवेली की तरफ जाते हुए देखा था। मैं थोड़ा कंफ्यूज भी हुआ था कि पापा को आखिर छोटी हवेली में ऐसा क्या काम पड़ गया। जब मैं छोटी हवेली गया तो चौकीदार ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की। पहले तो वो झूठ भी बोल रहा था कि पापा हवेली में नहीं है, लेकिन जब मैं वहां से पलटकर घर आने के लिए मुड़ रहा था तो मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज आई थी, बचाओ बचाओ। मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ था। ये चिल्लाने की आवाज किसकी थी मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैं दौड़ता हुआ हवेली के अंदर जाने लगा था। मुझे चौकीदार रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था। मैंने उसको धक्का देकर गिरा दिया था। मैं जब भागकर हवेली के ऊपर वाले पोर्शन में छोटे से बने हुए कमरे के अंदर गया तो वहां ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। पापा के हाथ में एक बंदूक थी और एक तरफ सुहेल अंकल कुर्सी पर बंधे हुए थे। उनके हाथ पैर मजबूती से बांधकर उन्हें वहां पर रखा गया था और वो काफी जख्मी हालत में थे। पापा बंदूक से उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे। मैंने जाकर उनके हाथ से बंदूक छीनने की कोशिश की और उनसे कहा कि आप ये सब कुछ क्या कर रहे हो। पापा ने कहा कि मुझे छोड़ दो, वरना ये बंदूक मैं तुम्हारे ऊपर चला दूंगा। मैंने कहा पापा आप ऐसा नहीं कर सकते। पापा से मैं बंदूक छीनने की कोशिश कर रहा था। वो कह रहे थे कि बस बहुत हो गया, आज तो मैं उसको जान से मारकर ही रहूंगा। मैं लगातार पापा के हाथ से बंदूक ले रहा था। हम दोनों के बीच बहुत ज्यादा बहस हो गई थी। उस दौरान बंदूक की गोली अचानक मेरे कंधे पर लग गई। मेरे कंधे से खून निकलने लगा था और मैं जमीन पर गिर गया। पापा ने जब मेरी हालत देखी तो वो घबरा गए थे। चौकीदार भी वहां पर आ गया था। वो लोग सुहेल अंकल को तो भूल गए थे और फिर मुझे जल्दी से अस्पताल लेकर जाने लगे। मेरे कंधे का ऑपरेशन हुआ था और मेरे कंधे से गोली निकाल ली गई थी। मेरी तबीयत जब बेहतर हुई तो मुझे अपने पापा पर काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। घर वाले बहुत परेशान हो गए थे मेरी हालत पर कि मुझे गोली कैसे लग गई। सब लोग मेरे पास थे। पापा मुझे देखकर काफी शर्मिंदा हो रहे थे, क्योंकि उनके हाथ से गोली उनके बेटे को जो लग गई थी। फुप्पो भी मेरे लिए बहुत परेशान थी। मैं फुप्पो के मासूम से चेहरे को देखकर परेशान हो रहा था, लेकिन मैं इस बात को भी जानना चाहता था कि आखिर पापा सुहेल अंकल को क्यों मारना चाहते थे। खुदा की करनी अच्छी थी कि सुहेल अंकल सही सलामत थे और वो अस्पताल मुझसे मिलने के लिए आ गए थे। वहां पर मौजूद सारे लोग सुहेल अंकल को अचानक देखकर हैरानी में पड़ गए थे। सारे ही लोग सुहेल अंकल से बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने सबको खामोश करवा दिया था कि सुहेल अंकल से कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं सब लोगों को बताता हूँ कि आखिर सुहेल अंकल कहाँ गए थे। मैंने सुहेल अंकल के बारे में सब कुछ बता दिया था तो सब लोग परेशान हो गए। मेरे पापा बहुत शर्मिंदा हो रहे थे। फूफो ने पापा से कहा कि क्या आपका बेटा सच कह रहा है। पापा को एहसास हो गया था कि उनका बेटा उनकी लगी हुई गोली से मर भी सकता था, इसलिए उन्होंने यही बेहतर समझा कि अब उन्हें अपने मुंह से ही सच बता देना चाहिए। वो अपने शोहर को देखकर बहुत ज्यादा रो रही थी। पापा ने बताया क्योंकि अपनी जवानी में सुहेल का बाप और मैं इस गांव के सबसे बड़े बदमाश थे। उसके घर का माहौल भी बहुत खराब था। वो खानदानी लोग नहीं हैं। फिर हमें पता चला कि अकरम ने अपने बेटे सुहेल को भी अपनी तरह बनाया हुआ है। सुहेल को मैंने एक दो बार चोरी करते हुए भी पकड़ा था। सुहेल को मैं पहले से जानता था। जब उस गांव में उसके करतूत ज्यादा फैलने लगे और वो बदनाम होने लगा तो गांव की पंचायत में फैसला हुआ था कि सुहेल को शहर भेज दिया जाए, क्योंकि उस सुहेल की वजह से गांव का माहौल बिगड़ता चला जा रहा था। गांव के और भी बच्चे बिगड़ रहे थे, लेकिन जिस शहर में मैंने अपनी बहन को पढ़ाने के लिए भेजा था वहां पर ही सुहेल भी था। उन दोनों ने कब और किस तरह से शादी कर ली मुझे कुछ पता ही ना चला।
जब ये दोनों शादी करके यहाँ पर आ गए तो मैं हैरान रह गया था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी बहन की शादी एक चोर के साथ हो। मेरी बहन इतनी पढ़ी लिखी और ज़हीन लड़की थी। मेरी बहन को कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता था, लेकिन उसने सुहेल जैसे घटिया इंसान को ही अपने लिए क्यों चुना? ये तो भोली है, सुहेल के बारे में कुछ नहीं जानती। काफी सालों पहले मैं भी चोर था। ये बात सुहेल के बाप ने उसे बता दी थी। फिर ये मेरी बहन को लेकर इस घर में मेरे घर में रहने के लिए आ गया। मुझे सुहेल का अपने घर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सुहेल के घर का माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं अपनी बहन का रिश्ता ऐसी जगह बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था जहाँ के लोग खानदानी चोर हों। मैं चोर जरूर था, लेकिन मैंने हमेशा अपने बहन भाइयों को और अपने बेटे को अच्छी तरबियत दी थी। मैं अपनी बहन को उससे दूर रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी बहन तो मेरी बात कभी मानने वाली ही नहीं थी। इसलिए मैंने फैसला किया कि मुझे सुहेल को ही अपनी बहन से दूर करना चाहिए। मैंने उसे कहा था कि ये मेरे घर से चला जाए, लेकिन ये मेरे घर से नहीं जा रहा था। इसलिए मैंने फैसला किया कि मुझे उसके साथ कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैंने पहले उसे मौका दिया था कि तुम मेरी बहन के करीब मत आओ और उससे दूर दूर रहो, हो सके तो उसे छोड़ दो, लेकिन ये मेरी बात नहीं मान रहा था। मैंने उससे कहा कि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी सच्चाई अपनी बहन को बता दूंगा, फिर वो खुद तुझे छोड़ देगी। वो मेरी बात सुनकर परेशान हो गया था, क्योंकि ये नहीं चाहता था कि उसकी सच्चाई खुलकर मेरी बहन के सामने आ जाए। मैंने उसको कई बार कहा कि मेरी बहन को तलाक दे दे, पर ये तो इसके और करीब आ रहा था। ये मेरी एक दो बार की धमकी में तो आ भी गया था और कुछ दिन के लिए चला गया था, लेकिन जब उसे पता चला कि मेरी बहन हामला है तो फिर ये मेरी बहन से मिलने के लिए बेचैन हो गया था। ये चाहता था कि ये मेरी बहन को लेकर अपने घर चला जाए। हालांकि मैं भी यही चाहता था कि ये मेरे घर में ना रहे, लेकिन मैं अपनी बहन को उस चोर के घर नहीं भेजना चाहता था। मैंने इसको अगवा करवा दिया। मैंने इसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन ये नहीं समझा। मैंने इसे धमकी दी थी कि मैं उसे छोड़ दूंगा। नहीं, मैं जान गया था। मैंने उसे धमकी दी थी कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं जान गया था कि ये भी अभी मेरी बहन का पीछा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए मैंने उसको गुंडों से कहकर आधी रात को बीच रास्ते में किडनैप करवा दिया और अपनी बहन को इधर खाने में बच्चा गिराने की दवा खिला दी। मेरी बहन की तबीयत बिगड़ गई और उसका बच्चा भी इस दुनिया से खत्म हो गया। इधर सुहेल को मैं पहले ही किडनैप करवा चुका था। मैं सुहेल को मारने से पहले समझाने की कोशिश कर रहा था और ज्यादातर उसके साथ ही वक्त गुजार रहा था, ताकि उसको समझा सकूं कि ये मेरी बहन को छोड़ दे। अभी भी इसके पास वक्त है, वरना मैं इसको मार दूंगा। ये इस गांव से गायब होकर वापस शहर चला जाए और वहां पर दूसरी शादी कर ले, ताकि मेरी बहन को यकीन हो सके कि मैंने उसे झूठ कहा था। इस तरह से तो मैं उसकी जिंदगी बख्शवा सकता था, लेकिन उसे मौत ज्यादा प्यारी थी। मेरी बहन को भी सब्र आ गया था। मैंने फैसला किया कि अब मुझे उसे मार देना चाहिए। मैं आज उसको मारने ही वाला था कि तुमने उसको बचा लिया। जब फूफो ने पापा की ये सारी बातें सुनी तो फूट फूट कर रोने लगी और उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं पता था कि आप तो मोहब्बत करने वालों के इतने ज्यादा दुश्मन बन सकते हो। सुहेल सुधर गया है और अब वो मेहनत से पैसे कमाता है। आपने देखा नहीं कि आपने उसे कहाँ से कहाँ नौकरी पर लगा दिया था, फिर भी वो मेहनत से पैसे कमा रहा था। वो अब मेरी खातिर बदल गया था। फुप्पो ने पापा से कहा कि मुझे आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना। उन्होंने फैसला किया था कि वो हमारे घर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी और कभी अपने भाई से वास्ता नहीं रखेगी। पापा को अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उन्होंने फुप्पो से माफ़ी मांगने की बहुत कोशिश की, लेकिन शायद पापा की किए की सज़ा यही थी कि फुप्पो ने उनसे अपने सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए थे। फुप्पो हमारे घर से सुहेल अंकल के साथ शहर जा चुकी थी और अब वो शहर में हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। पापा को उनके किए की सज़ा मिल गई कि उनकी इकलौती बहन, जिसको उन्होंने इतने लाड प्यार से पाला था, अब वो उनसे दूर हो गई। फुप्पो ने उस दिन के बाद कभी पापा को पलट कर नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने उनके बच्चे की जान ली थी। वो उन्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती थी। फुप्पो के जाने के बाद पापा बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगे थे और अपनी गलती की माफ़ी फुप्पो से मांगना चाहते थे, लेकिन फुप्पो ने कभी पापा की तरफ पलट कर ही नहीं देखा और अब वो अपने शौहर के साथ बहुत खुश हैं। इधर हमारे गाँव में मेरे पापा की अच्छी खासी बदनामी हुई है। वो अब घर में ही रहते हैं और ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलते और हमेशा बीमार रहते हैं। आप लोग मेरे पापा के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि उनको बहुत बड़ी बीमारी लग गई है। वो ठीक हो जाएं और मेरी फुप्पो हमेशा अपने ससुराल में अपने शौहर के साथ खुश रहें। इस कहानी से ये नतीजा निकलता है कि बुरे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है और बुरे लोगों के बुरे कर्मों की वजह से अच्छे लोग उनका साथ देने
छोड़ देते हैं। हम लोगों ने भी अपने पापा से ज़्यादा बातचीत करनी छोड़ दी है। मैं तो शहर में ही आकर रह रहा हूँ। उधर मेरे दोनों चचा ने भी अपने भाई से सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए। अब मेरे पापा अकेले अपनी बीमारी से लड़ रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।